हिरणों का झुंड हरी घास पर चढ़ रहा था। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई और सबकी रूह कांप गई। अरे वो आवाज सुनी तुमने? कहीं वो फिर से ना हो। शांत रहो पिंकी, अभी तो सुबह है। लेकिन ये सरसराहट सच में अजीब है। इसी बीच काले रंग का कौवा कालू ऊंची डाल पर आकर जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। सावधान, सावधान, वो आ रहा है। जंगल के हर कोने में अफरा तफरी मच गई। हिरन, बाकी जानवर इधर उधर भागने लगे। हिरणों ने छलांगे लगाईं, बंदरों ने टहनियों पर शरण ली। सब जानते थे कि कालू कौवा कभी झूठा अलार्म नहीं बजाता। और सच ही था। झाड़ियों से निकलकर सामने आया वही खौफनाक जीव शेर। उसकी पीली आंखों में भूख चमक रही थी। उसकी कदमों की गड़गड़ाहट मानो धरती को हिला रही थी। शेर ने दहाड़ मारते हुए कहा, भागो जितना भाग सकते हो, यह जंगल मेरा है और यहाँ का हर जानवर मेरा शिकार। उसकी आवाज सुनकर पेड़ के पत्ते तक कांप उठे। इस जंगल का शेर सचमुच खतरनाक था। उसका नाम ही सबको डराने के लिए काफी था। कोई उसे सिर्फ शेर कहता था। वो न सिर्फ शिकार करता बल्कि मजे के लिए जानवरों को डराता भी था। कभी हिरण का पीछा करता, कभी बंदरों के झुंड को पेड़ से नीचे खदेड़ देता। एक दिन गधे ने डरते डरते कहा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा रादर, तो एक दिन ये हमें सबको खत्म कर देगा। हमें कुछ करना होगा। हाथी मोटू, जो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, धीरे धीरे चलते हुए सबके बीच आया। उसकी भारी आवाज गूंजी, हाँ भाई, सही कह रहा है, लेकिन हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। शेर अकेला है मगर चालाक है। लेकिन करेंगे क्या? लड़ नहीं सकते और भाग भी नहीं सकते। जंगल हमारा घर है। काश कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम सब उसे छोड़कर कहीं और जा सके। इसी समय कालू कौवा अपने पंख फड़फड़ाते हुए नीचे उतरा। सुनो सब लोग, मैंने नदी के उस पार एक नई जगह देखी है। वहाँ पेड़ पौधे हैं, घास है और सबसे बड़ी बात, वहाँ शेर नहीं है। सभी जानवरों की आंखों में चमक आ गई। अगर हम सब वहाँ चले जाएं तो शेर हमें पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन खुशी थोड़ी देर की थी। मोटू हाथी ने गहरी सांस लेकर कहा, पर एक दिक्कत है, उस नदी को पार करना आसान नहीं। पानी बहुत गहरा और तेज है। छोटे जानवर तो बह जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं। अगर हम सब मिलकर सोचें, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मोटू, तुम सबसे ताकतवर हो, क्यों ना तुम किसी बड़े पेड़ को गिराकर नदी पर पुल बना दो। ये काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर सब मेरा साथ दें तो मैं कोशिश करूंगा। जानवरों के दिल में उम्मीद की किरण जगी। उस रात जंगल के बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सब जानवर इकट्ठा हुए। घोर अंधेरा था। आसमान में बादल छाए थे। झींगुरों की आवाज रह रह कर आ रही थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे, डर और उत्साह दोनों के साथ। कल सुबह हम अपना काम शुरू करेंगे। टोनी बंदर, तुम और तुम्हारी टोली पेड़ की कमजोर डालियों को काटने में मदद करोगे। गधा और हिरण चीकू पेड़ के चारों ओर मिट्टी हटाएंगे। कालू कौवा और गोरी आसमान से नजर रखेंगे कि शेर कहीं आसपास तो नहीं। अगर शेर आ गया तो सब पेड़ों पर चढ़ जाना। मैं और टोनी उसे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें डरना नहीं है, ये हमारी आजादी की लड़ाई है। सभी जानवरों ने हिम्मत जुटाई। रात भर जंगल में एक अलग सी हलचल रही। सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ सब जानवर तैयार हो गए। मोटू ने अपनी विशाल ताकत से पुराने पीपल के पेड़ को धक्का देना शुरू किया। टोनी बंदर और उसकी टोली डालियां काटने लगे। गधा अपने मजबूत दांतों से जड़ों के पास की मिट्टी खोदने लगा। कालू कौवा ऊपर आसमान में चक्कर काटते हुए नजर रख रहा था। ध्यान दो, शेर दूर घास के मैदान में घूम रहा है, अभी खतरा नहीं। मोटू ने जोर लगाया। पीपल का विशाल पेड़ धीरे धीरे झुका और एक जोरदार आवाज के साथ नदी के ऊपर जा गिरा। पानी में लहरें उठी, लेकिन पेड़ मजबूती से दोनों किनारों को जोड़ रहा था। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। वाह,
अब हम सब भी उस पार जा सकते हैं। पहले छोटे और कमजोर जानवर जाएंगे, बड़े जानवर आखिर में। पहले खरगोश पिंकी और उसकी टोली गई। हिरण ने अपनी माँ के साथ छलांग लगाई और धीरे धीरे पार पहुंच गया। मोटू, ये पेड़ हिल तो नहीं जाएगा ना? डर मत, मैं यहीं खड़ा हूँ, कुछ नहीं होगा। गंधे ने गहरी सांस ली और सावधानी से पेड़ पर कदम रखा। धीरे धीरे वो भी पार पहुंच गया। आसमान में बादल घिरने लगे थे, हवा तेज होने लगी। जल्दी करो सब लोग, मौसम खराब हो रहा है। इसी बीच दूर जंगल के कोने में शेर घूम रहा था। उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। ना कोई हिरण, ना बंदर, ना खरगोश। ये कैसी शांति है? कहीं ये सब मुझसे बचने की कोई चाल तो नहीं चल रहे? वो तेज कदमों से जंगल में दौड़ने लगा। उसकी सूंघने की ताकत ने जल्दी ही सच बता दिया। हवा में नदी की गंध थी और साथ ही कई जानवरों के पैरों के निशान। तो ये भाग रहे हैं मुझसे बचकर, कभी नहीं। वो पूरी ताकत से नदी की तरफ भागा। उधर जानवर लगभग सब पार पहुंच चुके थे। बस मोटू हाथी और कुछ बड़े जानवर बाकी थे। तभी बिजली चमकी, आसमान से तेज गरज की आवाज आई। झमाझम बारिश शुरू हो गई। जल्दी करो मोटू, शेर कभी भी आ सकता है। मोटू ने आखिरी बार चारों ओर देखा। सब छोटे सुरक्षित हैं? हाँ, अब बस तुम और कालू जल्दी से आ जाओ। मोटू और कालू भी धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगे, लेकिन तभी दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। सभी जानवरों का दिल थम गया। शेर पूरी रफ्तार से उनकी ओर दौड़ रहा था। बारिश और तेज हो रही थी, नदी का पानी बढ़ने लगा था। मोटू ने पूरी ताकत से पेड़ पार किया और दूसरी ओर छलांग लगाई। कालो कौवा उड़कर सुरक्षित पहुंच गया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो शेर पहले ही पेड़ के किनारे पहुंच चुका था। तुम सब भाग नहीं सकते, मैं भी आ रहा हूँ, तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा। जंगल छोड़कर भाग रहे हो, पर तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसने पेड़ पर कदम रखा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंचा, तेज बारिश ने नदी का पानी और बढ़ा दिया। लहरों की मार से पेड़ हिलने लगा। हे भगवान, पेड़ टूटने वाला है। शेर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि पेड़ जोर से डगमगाने लगा। अचानक एक जोरदार गर्जना के साथ नदी की लहरें और उफान मारने लगी। बिजली चमकी, बादल गरजे और पेड़ के नीचे से मिट्टी बहने लगी। अब रुक जाओ शेर, वरना बह जाओगे। कभी नहीं, ये जंगल मेरा था और तुम सबको मैं वापस ले जाऊंगा। वो एक और कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक पेड़ जोर से झटका खाकर नीचे खिसकने लगा। पानी की तेज लहरें उसके चारों ओर घूमने लगी। सभी जानवर अपनी सांसें रोककर ये दृश्य देख रहे थे। बारिश की तेज आवाज और शेर की दहाड़ एक साथ गूंज उठी। नदी के उस पार सुरक्षित पहुंच चुके सारे जानवर बारिश की गड़गड़ाहट के बीच उस भयावह दृश्य को देख रहे थे। उभरती लहरों में डगमगाता पेड़ और उस पर आधे रास्ते तक पहुंचा शेर। ये पल किसी की धड़कनें रोक देने के लिए काफी था। चारों तरफ सिर्फ पानी की गर्जना और बिजली की चमक गूंज रही थी। नहीं, ये पेड़ मुझे नहीं गिरा सकता, मैं जंगल का राजा हूँ। लेकिन बारिश ने उसकी सारी ताकत को बेअसर कर दिया। नदी का पानी और तेज हो गया। एक जोरदार लहर ने पेड़ को जोर से धक्का दिया। पेड़ का एक सिरा किनारे से छूट गया। शेर संतुलन खोकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने पंजों से पेड़ को जकड़ने की कोशिश की, मगर पानी के उफान ने उसे फिसलने पर मजबूर कर दिया। अब बच नहीं पाएगा ये। हे जंगल देवता, इसे और नुकसान ना हो, पर ये हमें फिर कभी परेशान ना कर सके। एक और बिजली चमकी। शेर ने आखिरी बार पूरी ताकत से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी नदी का उफान इतना बढ़ गया कि पूरा पेड़ लहरों में बह गया। शेर का गर्जन पानी में डूब गया और वो बहते पेड़ के साथ नीचे की ओर चला गया। रात भर बारिश होती रही। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें जब नई जमीन पर पड़ी तो जानवरों ने राहत की सांस ली। सामने हरी घास का समंदर, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों ओर शांति। कोई डर नहीं, कोई दहाड़ नहीं। हम सफल हुए। अब ये हमारी नई दुनिया है।
आखिरकार हम शेर के आतंक से आजाद हो गए। अब कोई हमें डराने वाला नहीं, यहाँ हम बिना डर के खेलेंगे। सभी ने मिलकर खुशी मनाई, लेकिन मोटू हाथी का चेहरा गंभीर था। दोस्तों, हम यहाँ सुरक्षित तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शेर बहुत चालाक और ताकतवर है। हो सकता है कि वो बच गया हो और हमें खोजते हुए यहाँ तक आ जाए। सही कहा मोटू, मैंने दूर आसमान में उसकी दहाड़ नहीं सुनी। इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया है। अगर वो वापस आ गया तो? इसलिए हमें यहाँ एक मजबूत बस्ती बनानी होगी। पेड़ों के नीचे घोंसले, मिट्टी के घर और सबसे जरूरी नदी किनारे चौकसी। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अगले कई दिन जानवरों ने अपने नए घर बनाने में लगा दिए। बंदरों ने ऊंचे पेड़ों पर डाली से डाली जोड़कर झूले बनाए। खरगोशों ने जमीन के अंदर सुरंग बनाकर सुरक्षित बिल तैयार किए। हिरनों ने घास के मैदान में खुली जगह चुनी जहां बच्चे दौड़ सके। मोर और मोरनियां पास की झाड़ियों में रंगीन घोंसले बनाने लगे। मोटू हाथी ने अपने दांतों और सूंड से बड़े बड़े पेड़ खिसकाकर रास्ते बनाए। गधा मिट्टी ढोकर दीवारें खड़ी करता। हर कोई अपने काम में लगा था, लेकिन सभी की नज़र अक्सर नदी की ओर चली जाती थी। कहीं दूर से शेर की दहाड़ सुनाई न दे जाए। उधर शेर किसी तरह बहते हुए नदी के एक किनारे के पास की झाड़ियों में अटक गया था। तेज बारिश और ठंड ने उसकी ताकत तोड़ दी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा और बदले की आग जल रही थी। मुझसे बचकर कोई नहीं जा सकता। ये नदी मुझे रोक नहीं सकती। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे जितना वक्त लगे। कई दिनों तक शेर नदी किनारे घूमता रहा। पानी का बहाव कम होते ही उसने दूसरी ओर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। एक सुबह पिंकी नदी के ऊपर उड़ रही थी। उसकी तेज नजर ने कुछ हरकत देखी। नीचे झाड़ियों के बीच वही पीला भूरा शरीर। ओ नहीं, ये तो वही है, शेर। मुझे सबको इसके बारे में बताना होगा। अब सबको चेतावनी देनी होगी। सावधान, शेर जिंदा है। मैंने उसे नदी के उस पार देखा है। वो बहुत ही गुस्से में था। वो हम सब की तलाश कर रहा है। अभी तक उसे हमारा पता नहीं चला, पर और कितने दिन? हमें उससे पहले कोई योजना बनानी होगी। अब हम क्या करेंगे? अगर उसने कोई नया रास्ता ढूंढ लिया तो अब तुम ही बताओ हाथी भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? वो शेर तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। डरने की जरूरत नहीं, हमें अपनी तरफ से तैयार रहना होगा। अगर वो पार आने की कोशिश करेगा तो हम मिलकर उसे रोकेंगे। हाँ, इस बार हम उसे डराएंगे जैसे वो हमें डराता था। नदी के पास बड़े बड़े पत्थर हैं। अगर हम उन्हें सही जगह रख दें तो शेर का रास्ता और कठिन हो जाएगा। साथ ही नदी के ऊपर कमजोर डालियां गिराकर हम जाल बना सकते हैं। अगर शेर पार करने की कोशिश करेगा तो वो उसमें फंस जाएगा। सभी जानवरों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। हाथी मोटू ने अपने दांतों से भारी पत्थर खिसकाए। बंदरों ने पेड़ों की डालियां काटकर नदी के किनारे गिराईं। गधे गोलू ने मिट्टी से किनारे को और फिसलन भरा बनाया। हर किसी के मन में डर था, लेकिन साथ ही अब वे पहले से ज्यादा हिम्मत भी जुटा चुके थे। कुछ दिनों बाद शेर ने आखिरकार अपनी ताकत जुटाई। उसने एक ऊंचे पत्थर से छलांग लगाई और नदी में बने प्राकृतिक पत्थरों पर कूदते हुए पार आने की कोशिश करने लगा। तुम सबको लगा मैं हार मान जाऊंगा। देखो, मैं आ रहा हूँ। उसकी दहाड़ नदी के शोर को भी चीरती हुई गूंज उठी। जानवरों ने अपने अपने ठिकानों से ये दृश्य देखा। बंदर ने जोर से चिल्लाया, हाथी भाई, सब तैयार रहो। अब जल्दी से शेर के ऊपर पेड़ फेंको। मोटू ने पूरी ताकत से नदी के ऊपर लटक रहे भारी डाल को धक्का दिया। वो डाल सीधे शेर के सामने पानी में गिरी। पानी का बहाव अचानक तेज हो गया और पत्थर जिस पर शेर खड़ा था फिसलन भरा हो गया। शेर ने पकड़ बनाने की कोशिश की, मगर उसका पंजा फिसल गया। वो जोर से गरजा और फिर से पानी में गिर पड़ा। लहरों ने उसे एक बार फिर दूर बहा दिया। शेर की दूसरी हार के बाद जानवरों के मन से डर की दीवारें टूट गईं। अब वे जानते थे कि एकता में कितनी ताकत होती है। हमने कर दिखाया, अब वो कभी यहाँ नहीं आ पाएगा। देखा, डरपोक बनकर जीने से अच्छा है साथ मिलकर लड़ना। हमारे डर का अंत
हमारी हिम्मत से हुआ है। याद रखो, कोई भी शेर हमारी दोस्ती से बड़ा नहीं। ये इंद्रधनुष देखो, जैसे जंगल देवता हमें आशीर्वाद दे रहे हों। दोस्तों, हमने मिलकर जो नया घर बनाया है उसे हमें सुरक्षित रखना होगा। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर हम एक रहें तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, हमने मिलकर जो नया घर बनाया है उसे हमें सुरक्षित रखना होगा। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर हम एक रहें तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सीख। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है एकता में कितनी शक्ति होती है। अगर हम सब मिलकर के काम करें तो हमें कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती, लेकिन मिलकर कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। ताकत सिर्फ बल में नहीं। कि जो स्वभाव से बहुत दयालु था तैयार हो गया। उसने वो भारी गट्ठर अपनी पीठ पर लाद लिया। रास्ता उबड़ खाबड़ था और पहाड़ी चढ़नी थी। लकी पसीने से नहा गया, पर वो चलता रहा। जब वे गधे के घर पहुंचे तो गधे ने कहा, वाह, बहुत अच्छे लकी भाई, अब तुम सीधे चलते जाओ। जो पहली गुफा दिखे वही तुम्हारा घर है। हे भगवान, ये किस कम बख्त आलसी से मेरी शादी हो गई है। अरे जी, तुम सुनते हो? आज मुझे ताज़ा ताज़ा मांस खाने का मन हो रहा है और तुम जंगल में जाओ और मेरे लिए एक अच्छा सा शिकार लेकर आना, नहीं तो आज घर पर तुम्हें एक दाना भी खाने को नहीं दूंगी। भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है जो डायन जैसी पत्नी मुझे दे दी। रात भर खाना खाती हो और मैं शिकार करना भी नहीं जानता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मैं जंगल में रास्ता भटक गया तो घर कैसे लौटूंगा? ना बाबा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे मेरे पति जी, शिकार हमारा भोजन होता है। जल्दी जाओ जंगल में और शिकार करके लाओ, वरना आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। अब जल्दी से यहाँ से भाग जा। अच्छा ठीक है काली बिल्ली, जाता हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं लगती है कि अब मैं किधर से जाऊंगा। मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है। अरे तुम जाओ ही मत, और मैं कोई काली बिल्ली नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब मुझ पर एहसान कर दो और इधर से जाओ, जंगल की तरफ जाओ। और फिर लकी लकड़भग्गा शिकार करने के लिए चला गया। अरे मैं फिर से भूल गया, किस चीज के लिए निकला था? घर जाना था कि पानी पीने जाना था कि खाना खाने जाना था? कहाँ जाना था? हाँ याद आया, मुझे शिकार पर जाना था। आंटी ने मुझे शिकार पर भेजा है। लकी ने किस्मत से एक बड़ा शिकार किया। उसने दोपहर की कड़ी धूप में मेहनत की थी, इसलिए वो बहुत थक गया था। उसने सोचा, थोड़ी देर इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर ये मांस का टुकड़ा लेकर घर जाऊंगा। वैसे भी मैंने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली है, अब आराम करना तो बनता है। उसने मांस का बड़ा हिस्सा अपने पास रखा और ठंडी छांव में सो गया। तभी वहां भेड़िया आ जाता है। बहुत ही चालाक और कामचोर था। वो अक्सर दूसरों का शिकार हड़पने की ताक में रहता था। उसने देखा कि लकी गहरी नींद में है और बगल में ताज़ा मांस पड़ा है। अरे लकी भाई, उठो उठो, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? क्या शेर राजा आ गए? नहीं भाई, शाम हो गई है। तुम यहाँ सो रहे हो और तुम्हारी पत्नी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें अपने घर नहीं जाना क्या? घर? मेरा कोई घर भी है क्या? और क्या मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे पता क्यों नहीं? कहीं तुम ये सब मजाक तो नहीं कर रहे हो? हाँ भाई, तुम्हारी पत्नी है चमेली जो बहुत गुस्से वाली है, और तुम्हारा घर उस पहाड़ी के पीछे है, और तुम्हारी पत्नी बहुत मस्त है। अब जल्दी से घर जाओ, कहीं इस सुंदरी का हुस्न ठंडा ना हो जाए। अब जल्दी से जाओ और अपनी पत्नी को जी भरकर प्यार करो। चलो भाग जाओ। अच्छा ठीक है, मेरी पत्नी भी है, पर भेड़िया भाई ये मांस का टुकड़ा यहाँ क्या कर रहा है? जहाँ तक मुझे पता है मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा है। अरे लकी भाई, ये तो मेरा मांस है और यहीं पास में नदी पर मेरी बंदी आई थी। बस ये मांस का टुकड़ा मैंने तेरे पास रखा था, कोई चुरा ना ले।
और मैं अपनी बंदी को थोड़ा प्यार करने के लिए नदी पर चला गया था। तुमको तो पता है लकी भाई, मेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए चोरी चोरी प्यार करते हैं। और जैसे ही मैं वापस आया तो देखा कि तुम तो गहरी नींद में हो, बस तुमको उठा दिया। और शुक्र है मैं वापस आ गया, वरना तुम तो इसे भी भूल जाते। लकी को अपनी बीमारी पर पूरा यकीन था। उसने कहा, ओ मुझे माफ़ करना भाई, मुझे लगा था कि शायद मैंने शिकार किया है। तुम अपना मांस लो और मुझे मेरे घर का रास्ता ठीक से समझा दो। भेड़िया मांस लेकर भाग गया और लकी को गलत दिशा की ओर इशारा कर दिया और वो जंगल की तरफ भाग गया। भटकते भटकते लकी को रास्ते में पारो लोमड़ी मिली, जो भेड़िए की दोस्त थी और उतनी ही शातिर थी। उसने लकी को परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ लकी, कहाँ भटक रहे हो? कहीं कोई लौंडिया का तो चक्कर नहीं है और मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गई हूँ? और सारा मजाक खराब हो गया हो मेरे बाबू का? नहीं पारो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब लौंडियाबाज नहीं हूँ, मुझे तो बस मेरे घर जाना था। भेड़िया भाई ने मेरे घर का रास्ता बताया था, लेकिन मैं फिर भूल गया कि पहाड़ी के दाईं तरफ जाना था या बाईं तरफ, और भटकते हुए यहाँ आ पहुँचा। अरे लकी, तुम सीधे चले जाओ, आगे तुम्हें गधा मिलेगा, वो तुम्हें सही रास्ता बता देगा। दरअसल पारो चाहती थी कि लकी और ज्यादा भटके। आगे बढ़ने पर भटकते भटकते लकी गधा के पास पहुंच जाता है। गधा अपनी पीठ पर लकड़ियों का एक बहुत बड़ा और भारी गट्ठर लादे हुए था। वो पसीने से लथपथ था। लकी को देखते ही उसने सोचा कि इस भुलक्कड़ से काम निकलवाया जाए। गधे भाई, क्या तुम मुझे मेरे घर का रास्ता बता सकते हो? मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ। बता तो दूंगा भाई, पर देखो मेरी कमर टूटी जा रही है। अगर तुम ये लकड़ियाँ मेरे घर तक पहुँचा दो तो मेरा दिमाग थोड़ा हल्का होगा और मुझे तुम्हारा घर याद आ जाएगा। अभी तो मैं थकान के मारे सब भूल गया हूँ। लकी, जो स्वभाव से बहुत दयालु था, तैयार हो गया। उसने वो भारी गट्ठर अपनी पीठ पर लाद लिया। रास्ता उबड़ खाबड़ था और पहाड़ी चढ़नी थी। लकी पसीने से नहा गया, पर वो चलता रहा। जब वे गधे के घर पहुंचे तो गधे ने कहा, वाह, बहुत अच्छे लकी भाई, अब तुम सीधे चलते जाओ। जो पहली गुफा दिखे वही तुम्हारा घर है। लकी जब अपनी गुफा पर पहुंचा तो उसकी पत्नी चमेली गुस्से में लाल पीली हो रही थी। कहाँ रह गए थे आप? सुबह से शिकार के लिए निकले थे और अब खाली हाथ थके हारे लौट रहे हैं। भगवान, सुबह से शाम हो गई, खाने के लिए कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं इसका? अरे चमेली सुनो, आज तो बड़ी अजीब बात हुई। भेड़िए का मांस मैंने गलती से अपना समझ लिया था, फिर गधे भाई की मदद की, फिर उसने मुझे रास्ता बताया। आपकी इस भूलने की बीमारी का लोग फायदा उठा रहे हैं। वो मांस आप ही का था, भेड़िए ने आपको लूटा है। और उस गधे का घर हमारे घर से बिल्कुल दूसरी तरफ है। उसने आपसे मुफ्त की मजदूरी कराई। चमेली ने लकी को खाना खिलाया और समझाया कि हर किसी पर भरोसा ना किया करें। अगली सुबह जंगल का माहौल बदला हुआ था। राजा शेर सिंह के सिपाही मुनादी कर रहे थे, जंगल के सभी निवासी ध्यान दें, कल सुबह दरबार में हाजिर हों। जंगल में हो रही चोरियों का फैसला होगा। राजा जी चोर को सजा सुनाएंगे। जंगल में पिछले कई दिनों से मांस की चोरियां हो रही थीं। भेड़िया, जो राजा का सलाहकार बन बैठा था, उसने अपनी सारी चोरियों का इल्जाम लकी पर मरने की योजना बनाई थी। उसे पता था कि लकी खुद का बचाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं रहता। अगले दिन दरबार लगा। राजा ने गरजते हुए कहा, मंत्री बताओ, चोर कौन है? महाराज, ये लकड़बग्गा ही चोर है। ये दिन में भुलक्कड़ होने का नाटक करता है ताकि किसी को शक ना हो, और रात को सबके घरों से शिकार चुरा लेता है। कल भी इसे एक भारी गट्ठर ले जाते देखा गया था।
शायद उसमें चोरी का माल था। महाराज, मुझे तो ये भी याद नहीं कि कल रात मैंने क्या खाया था। चुप रहो, अपनी बीमारी का बहाना मत बनाओ। इसे जेल में डाल दिया जाए ताजो आगे से कोई चोरी ना हो। चमेली ये सब देख रही थी। उसे पता था कि उसका पति चाहे कितना भी भुलक्कड़ हो, वो चोर नहीं हो सकता। उसने देखा कि भेड़िया बहुत खुश है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। चमेली ने भेड़िए का पीछा करना शुरू किया। तभी उसे पेड़ पर रानो चिड़िया मिलती है जो जंगल की हर खबर रखती है। चमेली ने रानी चिड़िया से पूछा, रानो बहन, क्या तुमने रात भेड़िए को कहीं जाते देखा है? हाँ चमेली भाभी, मैंने 2 दिन पहले भेड़िए को राजा के भंडार घर के पीछे कुछ छुपाते देखा था, लेकिन भेड़िया बहुत खतरनाक भाभी, वो मुझे मार डालेगा। चमेली ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो किसी को नहीं बताएगी। अब चमेली को पक्का सबूत चाहिए था। उसने एक नई योजना बनाई। वो जंगल के बीचों बीच खड़ी होकर लोमड़ी से जोर जोर से बात करने लगी। अरे बहन, सुना तुमने? मैंने अपने घर के पीछे जो पुरानी सूखी बावड़ी है उसमें 10 दिनों का मांस छिपा कर रखा है। लक्की के जेल जाने के बाद मैं वहीं से खाना खा रही हूँ। किसी को पता ना चले, वरना कोई चुरा लेगा। और आज रात मैं तो मेरे पुराने प्रेमी के साथ पहाड़ी वाली गुफा में प्रेम करूंगी। लक्की के रहते कभी मिली नहीं अपने प्रेमी से। अब मैं तो सिर्फ खाना खाने के लिए घर आऊंगी, बाकी समय तो अपने प्रेमी की बाहों में ही बिताऊंगी। बस अब मैं जाती हूँ, कहीं वो नाराज ना हो जाए। झाड़ियों के पीछे से भेड़िया ये सब सुन रहा था। उसने सोचा, आज रात उस बावड़ी से सारा मांस उड़ा लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चमेली जाएगी अपने आशिक से मिलने और उसके पीछे मेरे तो मजे ही मजे हैं। जल्दी से जा मूर्ख चमेली अपने आशिक की बाहों में। चमेली सीधे राजा के पास गई और बोली, महाराज, आज रात आप मेरे साथ चलिए। अगर चोर ना पकड़ा गया तो आप मुझे भी जेल में डाल दीजिएगा। आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था। राजा शेर सिंह और चमेली झाड़ियों के पीछे छिपे थे। तभी एक साया धीरे धीरे बावड़ी की तरफ बढ़ा। वो भेड़िया था। जैसे ही उसने बावड़ी के अंदर देखा तो उसे मांस का एक टुकड़ा दिखा। जैसे ही टुकड़ा उठाने वाला था तभी शेर सिंह बोला, तो हमारे मंत्री जी यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं फ्री की दावत तो उड़ाने यहाँ नहीं आए हैं? बोलो, हमारे मंत्री जी। महाराज, मैं तो बस सैर कर रहा था। यहाँ ताजे मांस की गंध आ रही थी। सोचा चलकर देख लूं कि किया चक्कर, बस और कुछ नहीं महाराज। झूठ मत बोलो, मंत्री चमेली ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। तुमने कैसे एक निर्दोष को जेल में फंसवाया, और इसमें मेरी भी गलती है कि मैंने बिना सोचे समझे लक्की को जेल में डाल दिया। हम आज ही तुम्हारे घर की तलाशी करेंगे और अभी सबसे पहले तुमको जेल में बंद करेंगे और लक्की को भी कल रिहा कर दिया जाएगा। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और भेड़िए को तुरंत जेल में बंद करा दिया। अगली सुबह फिर से दरबार लगा। राजा ने लकी को सम्मान पूर्वक रिहा किया और लकी से कहा, लकी, हमें खेद है कि हमने तुम पर शक किया। तुम्हारी पत्नी की बुद्धिमानी की वजह से आज सच सामने आया है। इसलिए आज से तुम हमारे कैदी नहीं बल्कि हमारे खाने के भंडार घर की रक्षा करोगे, जिसमें चमेली भी तुम्हारा साथ देगी, जिससे आगे कोई तुमको बेवकूफ ना बना सके। और गधे, जो कि तुमने लकी से बिना पैसे काम करवाया है, इसलिए लकी के घर का काम तुम 1 साल तक बिना पैसे के करोगे और